नमस्कार, आप देख रहे हैं एआरबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का शुभारंभ विधिवत रूप से हो गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, परिवहन मंत्री चंदन राम दास और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने हरी झंडी दिखाकर 30 बसों को चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया। इन बसों में 1200 श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग सरकार द्वारा लगातार किए जाने का दावा किया। जो कपाट है वो खोल रहे हैं। 8 तारीख को भगवान बद्री के कपाट खुल रहे हैं और आज से रोटेशन यात्रा का यहाँ से शुभारंभ मेरे और माननीय कबीना मंत्री हमारे चंदन रामदास जी द्वारा यहाँ पे किया गया है। मैं सभी यात्रियों को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, उनके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। ये यात्रा बहुत निष्कंटक हो, हमारे यात्रियों का जो भाव ये लोग लेके आए, इनके लिए भगवान इन पे कृपा बना के रखें। और निश्चित रूप से यातायात रोटेशन के जो हमारे लोग हैं जिन्होंने एक सुंदर व्यवस्था की है जो पिछले 50 वर्षों चल रही है, उनको भी मैं साधुवाद दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से 2 साल बाद जो यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो कोरोना के कारण बाधित थी, इस बार बहुत अच्छी होने वाली है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, साफ सफाई को लेके, शौचालय को लेके, ठहराव को लेके, चिकित्सा के लिए तमाम क्षेत्रों में जो भी हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की है। तब भी यात्री जो हमारे यहाँ पे आए उनके साथ हमारा बहुत भ्रातृत्व वाला व्यवहार हो। जैसे हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव, ये हमारे भगवान है, इनका हम उसी प्रकार से स्वागत भी कर रहे हैं, अभिनंदन भी कर रहे हैं। यात्रा व्यवस्था समिति ऋषिकेश ने आज यहाँ पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ अपने सभी यात्रियों को। मैं अपने विभाग की ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमने इस चारधाम यात्रा में सभी व्यवस्थाएं की हैं। चेकिंग की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, शौचालय की व्यवस्था की है और सर्वसुलभ सभी इंतजाम परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग और अपने जितने भी निजी संस्थाएं हैं सबके सहयोग से किया है। इस बार की यात्रा निष्कंटक होगी, सुविधाजनक होगी, ऐतिहासिक होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं। रोडवेज कर्मियों की कुछ समस्या थी, उनका समाधान किस तरह से किया गया? रोडवेज की समस्याओं का समाधान हो रहा है। कई समस्याएं हमने सुलझा ली हैं और जल्दी ही बाकी का भी हम समाधान कर रहे हैं। जिस तरह से बसें रूटों में कम चल रही हैं, देहरादून या अन्य जगह, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? ये मेरे ज्ञान में आया है। इसका पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने घर पर पचूर गांव से जब हरिद्वार के लिए रवाना हुए तो उन्होंने पहले अपनी मां के हाथों से खीर खाई और आशीर्वाद लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के भागीरथी पर्यटन आवास गृह का बटन दबाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस दौरान हरिद्वार में भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अलकनंदा होटल की चाबी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में परिसंपत्तियों के बंटवारे की समस्या का आपसी बातचीत और संवाद के जरिए समाधान किया है। दूसरी सरकारों को निशाने पर रखते हुए उन्होंने कहा कि 21 वर्षों से ये मामला संवाद के जरिए नहीं सुलझ पाया था और उसे सुलझाने का काम किया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को लेकर 2017 में बेहद तीखी टिप्पणी की थी। आज भागीरथी पर्यटक आवास गृह के लोकार्पण और अलकनंदा उत्तराखंड को आज वापस टूटी बंटवारे के रूप में उधर भागीरथी पर्यटक आवास गृह प्रारंभ हो गया और अलकनंदा पर्यटक आवास गृह उत्तराखंड को मिल गया। इस अवसर पर आज मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय महाराज जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, कि पिछले लंबे समय से ये लगभग उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष पूरे हो गए, 22वें वर्ष में चल रहा है और ये समस्या लगातार बनी हुई है। अलग अलग सरकारों के होने के कारण से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था और पिछले 5 वर्षों में
लगातार इसके लिए प्रयास होते रहे और इस बार अंततः नवंबर माह में सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर सिंचाई विभाग की ज़मीनें हैं और उसमें तय हुआ है सिंचाई विभाग के जो आवास हैं कि जितनी हमको आवश्यकता है या उत्तर प्रदेश को जो आवश्यकता होगी उनके कामों को चलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो हेडवर्क्स हैं यहाँ पर वो सारे हेडवर्क्स उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए काम आते हैं। सिंचाई का काम वहाँ से चलता है तो उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ के डैम हैं, बैराज है, बनबसा का बैराज है, हमारा किच्छा का बैराज है, बैगुल वाला है, इन सभी का जो भी पुनर्निर्माण का कार्य होना है वो पुनर्निर्माण। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने दशकों से चली आ रही एक समस्या का समाधान किया है। जब अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का था और लाभांश में चलने वाला होटल था, आपसी सहमति से आज अलकनंदा होटल हम लोग उत्तराखंड सरकार को समर्पित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यहाँ पर भागीरथी के नाम पर एक नया पर्यटन आवास गृह उपलब्ध करवा रहे हैं। यह आपसी सहमति का एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है कि हमने आपसी सहमति से इस कार्य को किया। जो मामला दशकों से चला रहा था, न्यायालय में चल रहा था, बातचीत से सारे रास्ते समाप्त हो चुके थे, फिर न्यायालय में जाना पड़ा, लेकिन एक पार्टी की एक समान विचारधारा की सरकार होने के कारण आपसी सहमति से हम लोगों ने इस समस्या का समाधान किया, जिसमें अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को जाएगा। उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को लैंड उपलब्ध करवाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार उस लैंड पर फिर अपने लिए एक नया पर्यटन आवास गृह वहां पर बनाएगी, जिससे पर्यटन विभाग की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी। अपने गढ़वाल दौरे से लौटने के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में इवनिंग ऑफ लाइफ और साथ ही माय मेमोरीज पुस्तकों का विमोचन किया। ये दोनों पुस्तकें कर्नल एसपी मारवा और सुरेश मारवा ने लिखी हैं। राजभवन के ऑडिटोरियम में हुए आयोजन के दौरान इन पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस दौरान जहां पर राज्यपाल ने लेखकों का हौसला अफजाई किया, तो वहीं चारधाम यात्रा में शामिल होने की इच्छा रखने वाले लोगों से उत्तराखंड आने की अपील की। किताब नहीं है, ये उनकी 11वीं किताब है और मिसेस मरवा की पहली किताब है। मैं तो इनसे सबसे बड़ा सबक ये लेता हूँ कि हर एक वेटरन को अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस हैं वो सबके साथ में शेयर करें, ताकि पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, हर एक भारतीय को मालूम होना चाहिए कि एक जो फौजी होता है उसके विचार किस प्रकार होते हैं, वो किस प्रकार से नेशन फर्स्ट अपना सोसाइटी और हर एक के लिए करने के लिए तत्पर रहता है। ये जो किताब है ये इसके अंदर में उनके जीवन के बहुत बारीक एक्सपीरियंस हैं और मुझे आज बहुत खुशी है कि ये जो किताब की जो पब्लिशिंग किया है ब्रिगेडियर पीके बेन साहब ने किया है। और सबसे टचिंग बात क्या है कि हम तीनों ही, हम चारों ही एक ही यूनिट से आते हैं। ये जो फौज के अंदर में यूनिट में आपस में एक परिवार की तरह एक इकट्ठे रहते हैं, उसका एक उदाहरण है। क्योंकि जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बन के आया था, कमीशन लिया था, तो दोनों ही सर ने मेरे को ट्रेन किया था और आज उनकी पुस्तक और उनका जो कार्य है और एक लेसन है उत्तराखंड के हर एक वेटरन के लिए कि हमको कभी भी अपना जज्बा, अपना पैशन और अपने स्किल्स और कैपेबिलिटीज को, लेकिन आर्मी की लाइफ जो है वो हमें हाउसवाइफ से भी बहुत ऊपर ले जाती है। इसमें हम पूरे जितने हमारे फौजी भाई बहन हैं, अब कई बार ऐसा होता है उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कोई मिजोरम से है, कोई नागालैंड से है, तो उनको हिंदी नहीं आती है। तो जैसे किसी की भी वाइफ को, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है
तो हम अपने ऑफिसर की वाइफ को साथ में भेजते हैं ताकि डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो ये कई चैलेंजेस हैं हमारी आर्मी लाइफ में, जो कि खाली हमारे ऑफिसर्स या हमारे जवान जेसीओस नहीं, बल्कि उनकी लेडी वाइफ्स को भी बराबर साथ में खड़े होकर करना पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हल्द्वानी के दौरे पर यह कहा कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर उन्होंने सवाल भी उठाया और उन्होंने कहा कि पिछले साल चारधाम यात्रा में सरकार द्वारा उठाए कदम बेहतर नहीं थे, लेकिन उम्मीद है कि पिछले साल की गलतियों से सरकार ने इस बार सबक जरूर लिया होगा। और साथ ही हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर बेहतर रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। चार धाम में यात्रियों की संख्या को निर्धारित किए जाने पर हरीश रावत ने कहा कि इससे देश विदेश से आने वाले यात्रियों में ये संदेश गया कि चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, जबकि श्रद्धालुओं में ये संदेश जाना चाहिए कि चारधाम यात्रा सुरक्षित है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड पहुंचे। जब यात्रा अपने पूरे सबाब में होगी, पूरे जोर में होगी, तब पता चलेगा कि जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं या नहीं। पिछले साल बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा था, बड़ा नाम पर चोट लगी थी, क्योंकि पिछली बार लोगों को पानी नहीं मिला, टॉयलेट अच्छे नहीं मिले और खाने का सामान नहीं मिला। रास्ते में जो खुले थे ढाबे, नहीं कहूँगा मैं, जो छोटे ऐसे दुकानें आदि खुलनी थी, वो दुकानें आदि खुली है नहीं, उसको नहीं देखा गया। और चारों धामों में पिछली बार रहने की व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई, लोग एक अच्छा भाव लेकर के नहीं गए, लोगों ने प्रेस में भी कमेंट किया। तो इस साल मैं समझता हूँ सरकार ने उस सब बातों से कुछ सबक लिया होगा और अच्छा सुधार। सर, संख्या सीमित संख्या में रखी, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी हो, सभी जगह संख्या सीमित कर रखी सरकार ने। देखो, उस पर मैं समझता हूँ कि बहुत टैक्टफुली काम करने की ज़रूरत थी। आप यात्रियों को आने दीजिए, मगर आप रूट को इस तरीके से बनाइए जिससे वहाँ केदारनाथ जी में हौच पौच भी ना हो या बद्रीनाथ जी में, और साथ साथ जो है ये लोगों। उत्तराखंड में चंपावत सीट पर उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद जहां एक तरफ राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि उपचुनाव के लिए 11 मई तक नामांकन किए जाएंगे, 17 मई तक नाम वापसी और 31 मई को मतदान और साथ ही 3 जून को मतगणना होगी, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का चयन कर लिया गया है और उसी के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जा सके। चंपावत में बाई इलेक्शन के लिए पूरा तैयारी हो चुका है। हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 11 मई को होगा, स्क्रूटिनी 12 मई को होगा और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉयल 17 मई को होगा। जो डेट ऑफ पोल है वो 31 मई को होगा और जो काउंटिंग है वो 3 जून के लिए होगा। तो ये अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। और उसके बाद जो हमारा ट्रेनिंग है, जो ROs का ट्रेनिंग है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और PO1, PO2, PO3 उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल भी DO साहब ने वहाँ पे ड्रॉ किया है। उसके बाद जो सिक्योरिटी के लिए और वल्नरेबिलिटी मैपिंग के लिए जो कार्यवाही किया जाना है वो भी कार्यवाही एन रूट ऑन प्रोसेस में है। और जो हमारा जो सेक्टर ऑफिसर्स और जोनल ऑफिसर्स का ट्रेनिंग, उसके बाद जो EVMs हमें चाहिए, तो EVM का जो मूवमेंट है वो भी कर चुके हैं हम। जो जितना EVMs उनको वहाँ पे चाहिए वो भी उसका भी मूवमेंट और उसका FLC और उसके बाद उसका रैंडमाइजेशन के लिए जो तैयारी कर। भाजपा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर की गई तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरोना वायरस के चलते चारधाम यात्रा प्रभावित हुई थी और ऐसे में इस साल भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने व्यवस्थाओं को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे साफ है कि सरकार चारधाम यात्रा के लिए आने वाले लोगों को व्यवस्थाओं से वंचित रखना चाहती है। और साथ ही यशपाल आर्य ने बीते दिनों हुए गोलीकांड के पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखिए, चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और माननीय मंत्रीगणों के
जो बयान है विरोधाभासी हैं। इससे संदेह पैदा होता है कि चारधाम व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान पिछले वर्ष चारधाम यात्रा प्रभावित हुई थी और इस बार लाखों की तादाद में हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे पर्यटक हैं, चारधाम यात्रा ही नहीं उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर उनकी आवाजाही होगी। तो मेरा मानना है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी, जिस तरह से परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए थी, सड़कें बेहतरीन होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य सेवाएं आज भी बदहाल हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं और वहाँ पर कोई कैंप नहीं लगाए गए हैं, तमाम खामियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो जिस तरह का इंतजामात होने चाहिए थे। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह के कार्यालय पर कांग्रेस की चुनाव समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। इस दौरान तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी लाकमान पर युवाओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने कहा कि हरीश रावत को आम जनता से दूर रखने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई पदाधिकारी 30 वर्षों से एक ही दायित्व का निर्माण कर रहे हैं और ऐसे में संगठन स्तर पर फेरबदल करके युवाओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा हुआ है उसको भी कहा जाए, जो कुछ कमजोरियां रही हैं उसको भी कहा जाए, नहीं तो फिर समीक्षा बैठक का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और लोगों ने जो उनका अनुभव है वो बताया है और यहाँ इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेतागण हैं और जो चीज़ वो बता रहे हैं उन कमियों को वो दूर करेंगे और जो प्रांतीय स्तर पर है उनको भी दूर करेंगे। कुछ एक आध दो लोगों ने राष्ट्रीय स्तर की बात भी कही तो उसका भी ध्यान रखेंगे। जिनके हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर कुमाऊं के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भल्ले ने कोठगोदाम रेलवे स्टेशन पर कुमाऊं टैक्सी यूनियन प्रीपेड का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी है और यहीं से पर्यटकों की कुमाऊं यात्रा की शुरुआत होती है। पर्यटकों की कुमाऊं यात्रा सुगम हो और वो आसानी से यहाँ के पर्यटक स्थलों का आनंद ले सकें, इसके लिए जरूरी है कि पर्यटकों को वन विंडो सिस्टम के तहत प्रीपेड टैक्सी वो भी पर्यटकों की पसंद के मुताबिक मिल सके। जो काठगोदाम है ये कुमाऊं का द्वार है, सब रेलवे स्टेशन का आखिरी गंतव्य स्थान है। यहाँ तमाम जो है सीजन में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं जो काठगोदाम में उतरते हैं और यहाँ से जो है कुमाऊं की यात्रा जो है विभिन्न स्थानों पर जो है कुमाऊं के लिए लोग टैक्सी से और अन्य इससे लोग जाते हैं। तो यहाँ से प्रीपेड बूथ के माध्यम से एक रसीद बुक छपवाई गई जो रेट लिस्ट फिक्स हो गई है। तो अगर उसको कहीं भी जाना है, अल्मोड़ा, भवाली, जहाँ भी नैनीताल, तो उसके लिए एक रेट लिस्ट फिक्स होगी और जो है बाय नंबर रोटेशन से जो है वो टैक्सी वाले इनको ले जाएंगे। उसके अलावा भी जो है यात्रियों का यहाँ स्वागत, फूल देकर स्वागत किया जाएगा, उनके रजिस्टर रखे जाएंगे, आने जाने वालों के नंबर रखे जाएंगे ताकि कोई गलत व्यक्ति आता है तो उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। उसके अलावा पर्यटकों को जानकारी दी जाएगी कि होटल कहाँ है, टैक्सी कहाँ है, कहाँ बुकिंग है। तो पर्यटक कुल मिला के इससे खुश होंगे, उनको एक्स्ट्रा सारी। बाजपुर में लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर एआरटीओ ने स्कूली वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों में अनियमितताएं पाए जाने पर एआरटीओ ने 20 स्कूली वाहनों के चालान किए और वाहन चालकों को सभी मानक पूरे करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने स्कूली बसों की बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को स्कूल से आने और जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों को बेहतर करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन वाहन स्वामियों ने उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते एआरटीओ आशीत कुमार झा ने चेकिंग अभियान चलाया। स्कूल वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि बार बार शिकायत क्षेत्र में मिल रही है कि यहाँ पर जो है अनधिकृत रूप से वाहन संचालित किए जा रहे हैं और स्कूली बच्चों को उसमें
जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि वाहन के जो है सभी प्रपत्र पूर्ण होने चाहिए, चालक परिचालक वर्दी में होने चाहिए, बस का कलर जो है वो वाहन का पीला रंग का होना चाहिए, खिड़कियों पर जाली होनी चाहिए। तो इसके विरुद्ध जो भी कमी पाई गई उसको सुसंगत धाराओं में चालान किया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि क्षेत्र में लगातार जुगाड़ वाहनों से जो है बच्चों को ढोने का जो है ये शिकायत बार बार मिल रहा है और जुगाड़ वाहनों को के खिलाफ सख्ती से हाईकोर्ट ने सेंसिटिव जोन देहरादून घाटी, जिसमें कि नदी की बंजर भूमि में अतिक्रमण कर भारी निर्माण और नगर निगम द्वारा आईटी पार्क और अन्य निर्माण कार्यों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून और राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है और साथ ही पूछा गया है कि किन नियमों के तहत नदी भूमि को बंजर भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 जून की तारीख तय की है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी अजय नारायण शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके कहा है कि देहरादून घाटी में रिस्पना और बिंदाल नदी की भूमि में अतिक्रमण करके उसे बंजर भूमि दिखाकर उसमें भारी निर्माण किया जा रहा है और जिससे पर्यावरण के साथ ही नदियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। देखिए, देहरादून निवासी अजय नारायण शर्मा द्वारा दाखिल ये दूसरी जनहित याचिका थी, जिसमें उसी तरीके का मुद्दा उठाया गया था कि कैसे देहरादून घाटी में जो पर्यावरण के क्षेत्र से एक बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि नदी भूमि को पहले बंजर भूमि में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर नदी भूमि पर जो है बेइंतहा अतिक्रमण किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिस वजह से जो है नदियों का अस्तित्व ही दून घाटी में विलुप्त होता जा रहा है। और खास तौर पर ये रिस्पना बिंदाल जो आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं जो गंगा नदी में जाती है, उनके वाटरशेड एरिया में हो रहा है। इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए जो है 6 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक स्थगन आदेश पारित किया गया था कि आईटी पार्क जो है देहरादून का, क्योंकि वह खुद एक जलमग्न भूमि पर बना हुआ है, उसमें कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन। अल्मोड़ा जिले की विकासखंड सल्ट के मजबा खाल में अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़े से जबरन उतारने की कोशिश और बारातियों के रोकने का मामला सामने आया है। मामले में प्रशासन ने तोक मजबा खाली गांव की 5 महिलाओं और एक पुरुष के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक बीते 3 मई को ग्राम थला तड़ियाल निवासी दर्शन लाल ने SDM सल्ट गौरव पांडे को तहरीर दी थी। हालांकि राजस्व विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। फिलहाल राजस्व टीम ने प्रार्थना पत्र के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थला तड़ियाल से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे, जिनके द्वारा बताया गया कि 2 तारीख को शादी में दूल्हे को मंदिर से घोड़े में जाने से रोक दिया गया उन्हें। तो इसी प्रकरण को लेकर वो तहसील में आए हुए थे मामले को लेकर, क्योंकि जो दूल्हा पक्ष था वो अनुसूचित जाति से संबंधित थे, तो कुछ उन्हें जाति सूचक शब्दों से और उन्हें घोड़े से जाने से रोक दिया गया। तो फिर मामला जब यहाँ आया तो उसमें जो है संबंधितों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और इसमें 6 अभियुक्त थे और मामला। अल्मोड़ा जिले के भिकिया सैंड में क्षेत्र पंचायत की बैठक स्थगित किए जाने से आक्रोशित प्रधान संगठन ने भिकिया सैंड ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया और साथ ही अपनी मांगों को लेकर DM अल्मोड़ा वंदना सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान प्रधान संगठन अध्यक्ष प्रेम सिंह रावत ने कहा कि 2.5 साल बाद पहली बार 6 मई को BDC बैठक की तारीख जिले के निर्धारित की गई थी, लेकिन ब्लॉक प्रमुख ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए इसे स्थगित कर दिया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही उन्होंने कहा कि BDC में पंचायत प्रतिनिधियों को विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखने का मौका मिलता है। बैठक नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं।
थराली में एक और जहां सरकार शहीदों के गांव घर की मिट्टी कलश में ले जाकर सैन्य धाम का निर्माण कर रही है और शहीद की शहादत को सम्मान दिया जा रहा है, वहीं शहीदों के नाम पर स्कूल सड़क का नाम रखा जा रहा है, मेमोरियल बनवाकर शहीदों को याद किया जा रहा है। वहीं चमोली जिले के थराली ब्लॉक के सुनाऊ निवासी एक पूर्व सैनिक महावीर सिंह भी हैं, जो अपने भाई की शहादत को सम्मान दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो इन पत्रों का कोई जवाब आया और ना ही उनके शहीद भाई की शहादत को उचित सम्मान मिल सका। पौड़ी जिले के श्रीनगर स्थित मुख्य बाजार में बुधवार देर रात को व्यापारियों में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में कहासुनी मारपीट में बदल गई और व्यापारियों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।